हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी लोग कैसे हैं? हमें उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं सत्यदेव त्रिपाठी आप सभी विद्यार्थियों का एसएसटी क्लासेस में स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था, मैं आपके पढ़ाई के लिए क्लास 9, 10, 11, 12 फिजिक्स, मैथ और साइंस के वीडियो को बनाएंगे, अपलोड करेंगे, आपके पढ़ाई में हेल्प करेंगे। सो गाइस, आज मैं क्लास 12 के फिजिक्स का वीडियो बनाने जा रहा हूं, जिसे आप शुरू से अंत तक देखिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट जरूर करिएगा, और यदि आप मेरे चैनल पे नए होंगे तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जरूर मिले। डियर फ्रेंड, मैंने इसके कुछ पार्ट को अपलोड कर दिया था, और इसके कुछ पार्ट हैं जो शेष हैं, उसको हम अपलोड करने जा रहे हैं। उसको आप देखिए। मेरा टॉपिक जो है डियर स्टूडेंट्स, मेरा आज का जो पहला टॉपिक है, विद्युत आवेश का मात्रक। विद्युत आवेश का मात्रक, ठीक है ना। विद्युत आवेश का मात्रक, यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज मतलब विद्युत आवेश के मात्रक। यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो डियर स्टूडेंट्स, इसके पहले वीडियो में आपने पढ़ा समझा कि आवेश का जो यूनिट होता है, मात्रक होता है, कूलाम होता है। इसके अतिरिक्त भी और मात्रक होते हैं। एसआई इंटरनेशनल सिस्टम, अंतरराष्ट्रीय पद्धति में आवेश का मात्रक कूलाम होता है। इसके अतिरिक्त भी और होता है। वो क्या होता है उसे समझते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इसको हम मान लीजिए ये कोई चालक है, कंडक्टर है, मतलब कोई वायर है कॉपर या एल्युमिनियम का। इसमें मान लीजिए 5 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। तो ये स्टूडेंट्स, और मान लेते हैं यहाँ कोई बल्ब है। मान लेते हैं यहाँ पर कोई बल्ब है। अब ये बल्ब 5 घंटा तक जल रहा है, 5 आवर ग्लोइंग हो रहा है। तो ये, अब इसका मतलब ये हुआ कि ये बल्ब कब तक जलेगा? जब तक इसमें करंट फ्लो होगा। जब इसमें करंट फ्लो होना बंद हो जाएगा, तब बल्ब का ग्लो होना भी बंद हो जाएगा, बल्ब का जलाना भी बंद हो जाएगा। तो ये स्टूडेंट, इसमें करंट फ्लो हो रहा है किसके कारण? क्योंकि इसमें किसके कारण? आवेश के कारण, ठीक है ना। यानी इस तरह से हम कह सकते हैं कि आवेश, किसी चालक में आवेश के प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं। इसमें करंट फ्लो हो रहा है, मतलब वैद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। इस तरह से हम कह सकते हैं ये बल्ब कब तक जलेगा? जब तक इसमें आवेश का प्रवाह होगा। आवेश का प्रवाह होने का मतलब विद्युत धारा का प्रवाह। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं, किसी चालक में आवेश के प्रवाह की दर, आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा कहते हैं, तथा इसे I से व्यक्त करते हैं। I से व्यक्त करते हैं, ठीक है ना। I से व्यक्त करते हैं। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं, I इज इक्वल टू हो गया, आवेश का प्रवाह हो रहा है किसके रिस्पेक्ट? टाइम के रिस्पेक्ट। तो I इज इक्वल टू हो जाएगा Q अपॉन T, या यहाँ से अपॉन 1 करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो Q इज इक्वल टू हो जाएगा I इंटू टी। डियर स्टूडेंट्स, ये मेरा मिल गया फार्मूला। अब यहाँ से हम Q किस पे डिपेंड है? I एंड T पे। यदि एम्पियर का मान बढ़ जाए, यदि इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है, जैसे 2 एम्पियर,
और टी को हम 3 मान लें तो 6 होगा, या इसको हम 2 मान लें और टी को हम 4 मान लें 4 सेकंड तक तो 8 होगा। यदि 2 एम्पियर का करंट 3 सेकंड तक फ्लो होगा, यदि 2 एम्पियर का करंट 3 सेकंड तक फ्लो होगा तो उसमें टोटल कितना चार्ज फ्लो होगा, तो ये होगा 6 कूलम। या 2 एम्पियर का करंट 4 सेकंड तक फ्लो हो तो इसमें कुल कितना चार्ज फ्लो होगा, 4 2 जा 8 कूलम। इस तरह से हम कह सकते हैं कि कूलम आई और टी पे डिपेंड है और इसके डायरेक्टली है। एम्पियर यानी आई का मान या टाइम टी का मान, दोनों में से किसी का भी मान बढ़े तो क्यू का मान बढ़ेगा, दोनों का बढ़े तब भी बढ़ेगा, और दोनों में से किसी का बढ़े तब भी बढ़ेगा, दोनों में से किसी का घटे तो भी घट जाएगा। तो जब ये इस पे डिपेंड है तो इसका मात्रक भी इस पे डिपेंड होगा, इसलिए Q का मात्रक बराबर क्या होगा, Q का मात्रक बराबर हो जाएगा I का मात्रक गुणे T का मात्रक। बात समझ में आई? चलिए बहुत अच्छे। I किसका मान, I मीन्स विद्युत धारा, तो विद्युत धारा का मात्रक आप जानते हैं क्या होता है, एम्पियर। तो ये हो गया एम्पियर, ठीक, गुणे सेकेंड, एम्पियर गुणे सेकेंड, जिसको हम संक्षिप्त में AS लिख देते हैं। बात समझ में आई? तो डियर स्टूडेंट्स, ये भी हमारा हो गया Q का एक मात्रक, आवेश का एक मात्रक ये भी हो गया। एम्पियर इंटू सेकेंड बराबर क्या होता है, 1C, ठीक, 1 कूलम। बात समझ में आई? चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आगे का मेरा क्या है उसको देखते हैं। आगे का डियर स्टूडेंट्स मेरा जो है, आगे का जो टॉपिक है आवेशन विधियां, मेथड्स ऑफ चार्जिंग, आवेशन विधियां, मेथड ऑफ चार्जिंग, मतलब किसी वस्तु को या किसी पदार्थ, कोई भी पदार्थ कितने प्रकार से आवेशित किया जा सकता है, आवेश के बारे में आप पढ़े हैं, वही है ये, उसी का टॉपिक है आवेशन विधियां, ठीक, मेथड्स ऑफ चार्जिंग, आवेशन विधियां। तो डियर स्टूडेंट्स कि अभी आपने पढ़ा, इसके पहले आप इसके बारे में विस्तृत पढ़ भी चुके हैं, आप 10 में भी पढ़ चुके हैं। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने बताया भी था कि वस्तु को आवेशित किया जा सकता है, कैसे किया जा सकता है, उन पे आवेश कैसे लाया जा सकता है। तो आवेश लाने की जो तरीका है, आवेशित करने का जो तरीका है, आवेशन की 3 विधियां हैं। आवेशन की 3 विधियां हैं। कितनी विधियां हैं? 3 विधियां, आवेशन की 3 विधियां हैं। नंबर फर्स्ट है चालन विधि। चालन विधि, कंडक्शन मेथड, क्या है स्टूडेंट्स, जब किसी आवेश रहित पदार्थ को किसी आवेशित पदार्थ से स्पर्श कराया जाता है, तो उस आवेश रहित पदार्थ पर, उसी प्रकार का आवेश
आ जाता है, आ जाता है तथा इस प्रकार की विधि, इस प्रकार की विधि, की विधि, इस प्रकार की विधि चालन विधि कहलाती है, चालन विधि कहलाती, चालन विधि कहलाती है। बात समझ में आई? देखिए, जब किसी आवेश रहित पदार्थ को, कहने का मतलब कोई एक पदार्थ ऐसा हो जिस पर कोई चार्ज ना हो, कोई चार्ज ना होने का मतलब उसमें क्या होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन विल बी सेम, ठीक। और उसको किसी ऐसे पदार्थ के संपर्क में रख दिया जाए जिस पर क्या हो, जिस पर कोई चार्ज ना हो, सॉरी जिस पे आवेश हो, तो क्या होगा, उस आवेश रहित पदार्थ पर ऐसा ही आवेश उत्पन्न हो जाएगा जैसा कि उस आवेशित पदार्थ पर है। जैसे आपने देखा होगा, जब आप टेलीविजन या रेडियो बनवाने जाते हैं तो जो उसके बनाने वाले जो होते हैं क्या करते हैं, वो उनका जो नट होता है बहुत अंदर होता है, तो पेचकस को लेते हैं और चुंबक में ऐसे रगड़ देते हैं, या उसके पास में रख करके, उसके पास में रखते हैं, सॉरी ये तो हो जाएगा घर्षण, इसको छोड़ देते हैं। जैसे आप देखे होंगे कि टेलीविजन या रेडियो में आपका क्या होता है, मैग्नेट होती है, और उस मैग्नेट में क्या होता है, लोहा लगा होता है, और उस लोहे को जब हम अलग करते हैं तो लोहे में जबकि चुंबकीय गुण डियर स्टूडेंट्स नहीं होता, लेकिन होता क्या है कि वो चुंबक के साथ रहने के कारण उसमें चुंबकीय गुण विद्यमान हो जाते हैं। तो यही ये है, ठीक है ना, ठीक है। चलिए फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं डियर स्टूडेंट्स। मेरा जो नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट नंबर है आवेशन की विधियों का। नेक्स्ट जो मेरा है वो है प्रेरण विधि या इंडक्शन मेथड। दूसरा नंबर आवेशन की विधियां, इंडक्शन मेथड। अब दूसरा जो है आवेशन की विधियां है प्रेरण विधि, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इंडक्शन मेथड। अब इंडक्शन मेथड में क्या है स्टूडेंट, इंडक्शन मेथड में यह है जब किसी देखिए, ये जो है इंडक्शन मेथड जो मेरा है ये उससे थोड़ा मतलब सेम उसी तरह से है, लेकिन थोड़ा सा ये उससे हटकर है। जब किसी आवेशित पदार्थ को किसी आवेश रहित पदार्थ के पास रख दिया जाता है, तो आवेश रहित पदार्थ पर ठीक, आवेश रहित पदार्थ के प्रथम पृष्ठ, आवेश रहित पदार्थ के पहले पृष्ठ या आगे की पृष्ठ पर विपरीत आवेश उत्पन्न हो जाते हैं और इस प्रकार की विधि में आवेश प्रेरण द्वारा
प्रेरण द्वारा उत्पन्न होता है, इसलिए इसे प्रेरण विधि कहते हैं। ठीक है, चलिए अभी हम इसका डाउट क्लियर कर देते हैं। जैसे मान लीजिए ये कोई पदार्थ है ए, बात समझ में आई। ये इस स्टैंड पे ऐसे रखा है। यहां पर मान लेते हैं, यहां पर हमने कोई पदार्थ रख दिया, इस पर आवेश है। कौन सा आवेश है? प्लस आवेश है। बात समझ में आई। यहां पर भी कोई पदार्थ है, इसी के पास रख दिया गया निकट में बी, इस पे प्लस आवेश है। तो डियर स्टूडेंट्स होगा क्या? अब आप जानते हैं कि कोई भी पदार्थ धनावेशित तथा ऋणावेशित द्रव्यों से मिलकर बना है। ये आप क्लास 9th में पढ़ चुके हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये प्लस आवेशित पदार्थ को जब इसके करीब हम रख देते हैं इसके पास में, तो होता क्या है, इनमें प्रेरण हो जाता है। प्रेरण क्या होता है? इस धन आवेश की ओर। अब आप जानते हैं प्रत्येक पदार्थ धन आवेशित तथा ऋण आवेशित द्रव्यों से मिलकर बना है। अब ये जो मेरा पदार्थ है, इसको आवेशित किया गया है, ये सिर्फ इस पे पॉजिटिव चार्ज है। तो क्या होता है, इस पॉजिटिव, अब ये जो मेरा पदार्थ ये है, इसमें प्लस धनावेशित और ऋण आवेशित दोनों द्रव्य हैं। तो इसमें से जो धनावेशित हैं वो इसकी ओर, सॉरी, तो प्लस है, तो जो ऋण आवेशित हैं वो इसकी ओर क्या होते हैं? आ जाते हैं। किसकी ओर आ जाते हैं? इस पृष्ठ की ओर। सारे ऋण आवेशित जो होते हैं सब किधर आ जाते हैं? इस पृष्ठ पे आ जाते हैं। और जितने भी धनावेशित होते हैं, ठीक है ना, वो इधर चले जाते हैं। ऐसा क्यों होता है ये भी आप तुरंत समझ सकते हैं, तुरंत हम आपको समझा दे रहे हैं। क्योंकि डियर स्टूडेंट्स, ये प्लस है, अब इसमें जो मेरा ए है, इसमें प्लस है, माइनस है, प्लस है, माइनस है, इस तरह से आप समझ रहे हैं। प्लस है, माइनस है, माइनस है, प्लस है। तो ये प्लस है। तो डियर स्टूडेंट्स, आप जानते हैं जो प्लस है इसमें भी प्लस है। तो ये प्लस इस प्लस को, जैसे देखिए ये है ना, ये प्लस ये माइनस, तो ये प्लस इस प्लस में, और ये प्लस इस प्लस को, ये प्लस इस प्लस को इधर रिपेल करता है, और ये प्लस इस प्लस को इधर रिपेल करता है। तो चूंकि यहाँ धन चार्ज सिर्फ ये धनावेशित है, तो इसलिए ये मैक्सिमम हो जाता है, जिसके कारण से ये जो हमारा पदार्थ ये है, इसके सारे धनावेशित जो द्रव्य होते हैं, जो धनावेशित कण होते हैं, वो दूसरी पृष्ठ की ओर शिफ्ट हो जाते हैं। और प्लस और माइनस में क्या होता है? अट्रैक्शन होता है। तो ये प्लस इसे अपनी ओर खींचेगा और ये माइनस इसे अपनी ओर खींचेगा। तो इस तरह से ये माइनस सारे इधर आ जाते हैं, और इस प्लस, इसका प्लस इस प्लस को रिपल्सन के कारण इधर एडजस्ट कर देता है। बात समझ में आई? अब देखिए तो क्या होता है, अब बी पे क्या इफेक्ट होगा? अब ये प्लस है ना, तो इधर क्या आएगा? माइनस आएगा। बी भी क्या है? आवेश रहित है। ठीक, इसमें कोई चार्ज नहीं है। कोई चार्ज नहीं होने का मतलब प्लस माइनस बराबर है। लेकिन जब इस प्लस को, जब इस धनावेशित पदार्थ को यहाँ रखेंगे, तो इस ए के जितने प्लस हैं उतने माइनस हैं, तो सारे प्लस इधर एडजस्ट हो जाएंगे। क्योंकि ये भी प्लस तो रिपल्सन होगा, और माइनस और प्लस में अट्रैक्शन होगा, तो माइनस इधर आ जाएगा, तो प्लस इधर शिफ्ट होगा। तो ये प्लस जब इधर शिफ्ट होगा, तो इसके प्लस को इधर शिफ्ट करेगा, क्योंकि रिपल्सन होगा। ये इसको क्या करेंगे? प्रतिकर्षित करेंगे, और सारे माइनस वाले इधर आ जाएंगे। बात समझ में आई? तो ये हो गया प्रेरण विधि। ठीक, तो प्रेरण विधि में क्या होता है, जब किसी आवेश रहित पदार्थ के पास रख दिया जाता है, जब किसी आवेशित पदार्थ को आवेश रहित पदार्थ के पास रख दिया जाता है, तो आवेश रहित पदार्थ के पहले पृष्ठ पर विपरीत आवेश उत्पन्न हो जाते हैं। जैसे कि यहाँ मान लीजिए, यहाँ हमने धनावेशित द्रव्य को रखा, ठीक है ना, ये धनावेशित है, ये पिंड है, ये धनावेशित है, तो ये आवेश रहित था। आवेश रहित होने का मतलब प्लस माइनस इसमें बराबर थे, तो ये भी प्लस, तो इसके प्लस रिपल्सन के कारण इधर चले गए, तो माइनस इधर आ गए, इनमें अट्रैक्शन हो गया। तो क्या होगा? अब इसका क्या होगा? तो इसके प्लस इधर है ना, तो इसके प्लस इधर एडजस्ट हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे? क्योंकि प्लस प्लस को रिपेल करेगा, रिपल्सन होगा, तो ये प्लस इधर चला जाएगा, इसका माइनस इधर आ जाएगा। बात समझ में आई? चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे की ओर बढ़ते हैं। मेरा जो अगला पॉइंट है घर्षण विधि। घर्षण विधि, ठीक है ना, फ्रिक्शन मेथड। फ्रिक्शन मेथड क्या है, इसको भी हम समझ लेते हैं।
फ्रिक्शन मेथड जो मेरा है, घर्षण विधि। घर्षण विधि में क्या होता है, जब दो वस्तुओं को परस्पर रगड़ा जाता है तो उनके बीच इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, स्थानांतरण होते हैं। जब जब दो वस्तुओं को परस्पर रगड़ा जाता है तो उनके बीच इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है, स्थानांतरण होता है, जिसके द्वारा स्थानांतरण द्वारा वस्तुओं पर आवेश उत्पन्न हो जाते हैं, और इसी विधि को हम क्या बोलते हैं, घर्षण विधि बोलते हैं। आप समझ गए। इसके बारे में आप पहले वीडियो में अपलोड कर चुका हूं, घर्षण विधि। घर्षण विधि, अब घर्षण विधि फ्रिक्शन मेथड, FRICTION, फ्रिक्शन मेथड। अब फ्रिक्शन मेथड क्या है, जब दो पदार्थों को परस्पर रगड़ा जाता है, रगड़ा जाता है तो इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के कारण, के कारण पदार्थ आवेशित हो जाते हैं, हो जाते हैं तथा इस विधि को आवेशित हो जाते हैं तथा इस विधि को घर्षण विधि कहते हैं। घर्षण विधि कहते हैं, इसको आप बहुत अच्छे से समझे हैं। घर्षण विधि कहते हैं, जैसे कि आप बाल को कंघी करते हैं तो क्या होता है, आपका जो कंघी होता है वो आवेशित हो जाता है, जिसके कारण फिर बाद में वह छोटे छोटे तिनकों या छोटे छोटे कागज के टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। और इस प्रकार के जो आवेश होते हैं प्राय स्थिर माने जाते हैं, जिनका जो अस्थाई मतलब वो आवेश उस पदार्थ पर प्राय स्थिर हो जाते हैं और घर्षण के कारण उत्पन्न होते हैं। तो ऐसे आवेश जो घर्षण के कारण उत्पन्न होते हैं उन्हें हम घर्षण विधि आवेशन के अंतर्गत उनके आवेशन का अध्ययन घर्षण विधि के अंतर्गत करते हैं। बात समझ में आई? चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला टॉपिक मेरा है ये स्टूडेंट्स, विद्युतदर्शी, इलेक्ट्रोस्कोप। इलेक्ट्रोस्कोप क्या है, इसका हम देखते हैं। ऐसा उपकरण जिसके द्वारा आवेश किसी पदार्थ पर दर्शी मीन्स दर्शाने वाला, ठीक है ना। विद्युतदर्शी जिसको कहते हैं इलेक्ट्रोस्कोप। बात समझ में आई? अब विद्युतदर्शी, इसका मतलब आप दर्शी मीन्स दर्शाने वाला या व्यक्त करने वाला। कहने का मतलब ऐसा उपकरण जो जिसकी सहायता से या जिसके द्वारा, ठीक है, सहायता से या जिसके द्वारा, जो भी आपको सुटेबल लगे, ऐसा उपकरण जिसकी सहायता से किसी आवेशित पदार्थ के आवेशों को मापा जाता है, ठीक है ना। मतलब जिसके द्वारा किसी आवेशित पदार्थ के आवेशों को मापा जाता है, या आवेशित पदार्थ पर उपस्थित आवेशों को ज्ञात किया जाता है, उसे इलेक्ट्रोस्कोप या विद्युतदर्शी कहते हैं। विद्युतदर्शी कहते हैं। बात समझ में आई? तो
तो कहने का मतलब ऐसा उपकरण है, विद्युतदर्शी क्या है, विद्युतदर्शी एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से किसी आवेशित पदार्थ पर कितने आवेश उपस्थित हैं उनको ज्ञात किया जाता है, आवेशों की मात्रा को ज्ञात किया जाता है, उसे हम विद्युतदर्शी कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये मेरा टॉपिक खत्म हुआ। इसके बाद में मेरा टॉपिक है विद्युत रोधी। विद्युत रोधी मीन्स इंसुलेटर। अब इंसुलेटर क्या होते हैं इसके बारे में आप जानते ही हैं। चलिए इसको हम ऐसे ही समझा देते हैं, इंसुलेटर क्या है। ठीक है, इसको आप वैसे भी पढ़ चुके हैं 9-10 में, काफी इसके बारे में नॉलेज है। हमें नहीं लगता कि ये आवश्यक है कि हम आपको लिखाएं, बस सिर्फ समझा दे रहे हैं। विद्युत रोधी, विद्युत रोधी, ठीक है ना, विद्युत रोधी इंसुलेटर जिसको बोलते हैं, इंसुलेटर। ठीक, विद्युत रोधी क्या है, रोधी का अब आप ऐसे भी समझ सकते हैं, रोधी, रोधी मतलब विरोधी। कहने का मतलब ऐसा पदार्थ जिनमें सुगमता से या जिनमें आवेश का प्रवाह नहीं किया जा सकता है आसानी से या सुगमता से, ऐसे पदार्थों को हम यानी ये कह सकते हैं जो विद्युत के कुचालक होते हैं उन्हें हम विद्युत रोधी कहते हैं। जैसे हमारा डियर स्टूडेंट्स सूखी लकड़ी हो गई, हमारा प्लास्टिक हो गया, तो ऐसे उपकरण जो हैं, सॉरी ऐसे जो पदार्थ हैं, इन लोगों को हम क्या कहते हैं, विद्युत रोधी पदार्थ कहते हैं। दूसरा जो डियर स्टूडेंट्स है वो है चालक। चालक जिसको हम कंडक्टर कहते हैं, कंडक्टर। अब कंडक्टर क्या है इसको भी आप जानते हैं, फिलहाल देख लेते हैं एक नजर। ऐसे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा सुगमता से प्रवाहित किया जा सकता है, ऐसे पदार्थों को हम चालक कहते हैं या कंडक्टर कहते हैं। आप जानते हैं जैसे मेरा आयरन हो गया, लोहा हो गया, सोना हो गया, एयू आरम, एजी हो गया, अर्जेंटम जिसे सिल्वर कहते हैं, कॉपर हो गया, सीयू, एल्युमिनियम हो गया, एल, ये सब क्या है, चालक है। दूसरा इसके बाद ये स्टूडेंट है परावैद्युत। परावैद्युत डाई इलेक्ट्रिक, ये कुछ आप लोगों के लिए आड़ लग रहा होगा क्योंकि ये इससे रिलेटेड क्लास 10th में आप नहीं पढ़े हैं, तो ये कुछ आपको आड़ लग सकता है। आड़ लगने का मतलब थोड़ा विषम लग सकता है। तो ऐसे अचालक पदार्थ जिनमें विद्युत प्रभाव, जिनमें विद्युत प्रभाव बिना विद्युत चालन के, ऐसे अचालक पदार्थ जिनमें विद्युत का प्रभाव बिना विद्युत चालन के संचरित होता है, मतलब उसमें विद्युत चालन तो नहीं हो सकता है लेकिन विद्युत का प्रभाव उसमें व्यक्त होता है या प्रकट होता है, तो ऐसे पदार्थों को डियर स्टूडेंट्स हम क्या कहते हैं, परावैद्युत कहते हैं। इसके एग्जांपल जैसे कांच हो गया, मोम हो गया, रबड़ हो गया, कागज हो गया, ये सब हमारे परावैद्युत या डाइलेक्ट्रिक में आते हैं। लास्ट मेरा है डियर स्टूडेंट्स अर्धचालक। अर्धचालक, इसके इसके एग्जांपल में आप लिख सकते हैं कागज, मोम, ठीक ठीक, ये सब किस में आते हैं, ये सब परावैद्युत में आते हैं। चालक में आप लिख सकते हैं जैसे आपका एजी हो गया, एयू हो गया, सीयू हो गया, एल हो गया, कितना लिखेंगे बहुत है। इसमें आप लिख सकते हैं जैसे आपका प्लास्टिक हो गया, ग्लास हो गया, फिर उसके बाद में आपका स्टोन हो गया, इस तरह से। ठीक, ये आपके उसमें आगे। अर्धचालक को हम बोलते हैं सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर क्या होते हैं इसको भी आप जानते हैं, सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर क्या होते हैं इसको भी आप जानते हैं, एक बार एक नजर इसको भी देख लेते हैं। ऐसे पदार्थ जो सामान्यतः विद्युत के कुचालक होते हैं। कहने का मतलब सामान्य अवस्था में ऐसे पदार्थ जो जिनमें सामान्य अवस्था में विद्युत धारा तो प्रवाहित नहीं की जा सकती है, लेकिन अगर उनमें कोई अपद्रव्य, अपद्रव्य का मतलब कोई अशुद्धि मिला दिया जाता है तो उसमें विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित की जा सकती है। तो ऐसे ही पदार्थों को हम क्या बोलते हैं, सेमीकंडक्टर या अर्धचालक बोलते हैं। इसके लिए डियर स्टूडेंट्स जैसे आपका जर्मेनियम है, फिर सिलिकॉन है, ठीक है ना, जैसे इसके लिए आपका हो गया जर्मेनियम, सिलिकॉन, ये सब आप पढ़े हैं, या गैलेनियम, ये सब पदार्थ जो है ये क्या है डियर स्टूडेंट्स, ये सब हमारे सेमीकंडक्टर में आते हैं। ठीक है ना, ऐसे जर्मेनियम, सिलिकॉन। ठीक, बात समझ में आई। चलिए ठीक है, इसके बाद का हम जो वीडियो है, नेक्स्ट टॉपिक जो भी बच रहे हैं इस चैप्टर के, चैप्टर फर्स्ट का, वो हम नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे। आप लोगों ने वीडियो देखा शुरू से अंत तक, उसके लिए थैंक यू सो मच। कमेंट जरूर करिएगा, लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा।
यदि आप चैनल पे नए होंगे जरूर सब्सक्राइब करिएगा। आप लोग जो मुझे अपना प्यार सपोर्ट दे रहे हैं, बस ये प्यार सपोर्ट आप लोगों का मिलता रहे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।